गाइस, टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस टॉपिक में आपको डिस्क्रिप्शन पहले बता दूं। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे डीएनए खुद को रेप्लिकेट कब करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, और इन डिटेल्स देखेंगे। सही है। प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए कैसे रेप्लिकेट हो रहा है और यूकैरियोट जो सेल है उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट वन, इसकी डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ द डीएनए इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन सिंथेसिस होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे डीएनए की। अब प्रोकैरियोट का एक सेल है यहाँ पर। अब पॉइंट ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन होती कब है, डीएनए रेप्लिकेशन होती कब है और क्यों होती है। अगर हम बात करता हूँ सेल साइकिल की, अगर मैं बात करता हूँ सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में फर्स्ट आ जाएगा इंटरफेस और दूसरे नंबर पे आ जाएगा माइटोटिक फेज। अब इंटरफेस नेक्स्ट डिवाइड हो रहा है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब जो S फेज है, सिंथेसिस फेज, जो S फेज़ है यहाँ पर इंटरफेस का, तो इस S फेज़ के अंदर क्या चीज़ हो रही है, इस S फेज़ के अंदर हो रही है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का वो डबल किस वक्त होगा, सेल का जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है कब, S फेज़ के अंदर। तो अब सेल को रेप्लिकेट, यानी कि सेल को अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत क्यों है। दिस वन इज़ द सेल, ये मेरे पास एक सेल है। तो इस सेल के अंदर ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो जब सेल माइटोटिक फेज़ में, यानी कि माइटोसिस के अंदर एंटर होगा, माइटोटिक डिवीजन में, तो उस वक़्त क्या होना है, उस वक़्त इस एक सेल ने डिवाइड होना है दो सेल के अंदर, और हर सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम होते हैं एज इन द पेरेंट सेल। तो अगर तो ये डीएनए मटेरियल रेप्लिकेट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा। तो अब लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, माइटोटिक फेज़ के अंदर क्या हो रहा है कि जो डॉटर सेल होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसलिए जो सेल साइकिल में इंटरफेज़ है, इस इंटरफेज़ के दौरान हूबहू उस क्रोमोसोम की एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। इस तरह से जब डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, एक क्रोमोसोम है, इसकी दो डुप्लीकेट कॉपियाँ, उस डुप्लीकेट कॉपी में से एक कॉपी इस सेल में चलेगी, दूसरी इधर चलेगी, दूसरे क्रोमोसोम में कि एक कॉपी इधर चली जाएगी और दूसरी कॉपी इस सेल में आ जाएगी। सो इस वजह से डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। 2 पॉइंट से सिंथेसिस ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, और ये हो कहाँ रही थी, दिस वन इज अकर इन द S फेज, सिंथेसिस फेज ऑफ द इंटरफेस। एंड why the DNA replication is necessary, because when a cell divide in the mitotic division there is a equal number of chromosomes in the daughter cell as in the parent cell, so that's why the DNA replicates in the S phase। अब बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की, यानी कि जो प्रोकैरियोट का सेल है उसमें किस जगह पे डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। बिकॉज जो यूकैरियोटिक का सेल है उसमें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन जो प्रोकैरियोट का सेल है उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो उसका जेनेटिक मेकअप कहाँ प्रेजेंट है, तो जेनेटिक मेकअप उसका प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब दिस वन इज़ द प्रोकैरियोट सेल, ये एक सेल है मेरे पास, प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसके अंदर आपको कोई भी ऑर्गेनेली दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ एक साइटोप्लाज्म है। साथ में मैंने यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए आपको दिखाया। सही है। तो जब रेप्लिकेशन होगी इस प्रोकैरियोट के सेल के अंदर, तो रेप्लिकेशन के दौरान क्या होगा, अब जो प्रोकैरियोट सेल में रेप्लिकेशन हो रही है, दिस रेप्लिकेशन इज अकर इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल की जो रेप्लिकेशन होगी वो कहाँ पर होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। लेकिन इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं एक यूकैरियोटिक सेल की, अब ये मैंने एक प्लांट सेल ले लिया, दिस वन इज़ द यूकैरियोटिक सेल, और प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, जेनेटिक मेकअप होगा, क्रोमोसोम्स होंगे। तो अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक जो सेल होगा, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस मौजूद होने का मतलब ये है कि अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो वो कहाँ पर हो रही है, इट अकर्स इन द न्यूक्लियस। तो ये कहाँ पर होगी, ये न्यूक्लियस के अंदर होगी,
लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के सेल में रेप्लिकेशन की, तो वो कहाँ पर हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। अब हाइपोथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन के मुतालिक काफ़ी सारे हाइपोथेसिस दिए गए हैं। तो जो रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, वो ऑलवेज होती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड में, मैनर में, सेमी कंजर्वेटिव मैनर में। अब इस सूरत में क्या होगा, एक डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है, वो उसके जो ऑपोजिट स्ट्रैंड होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ये एक दूसरे से क्या हो गए? सेपरेट हो गए। अब इस स्ट्रैंड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, और इस स्ट्रैंड के भी ऑपोजिट साइड पर क्या बनेगा? एक बिल्कुल नया स्ट्रैंड बन जाएगा। यानी कि अब जो नए दो स्ट्रैंड बने हैं डीएनए के, एक डीएनए के डबल स्ट्रैंड से दो डीएनए के डबल स्ट्रैंड बन गए हैं। इन दोनों स्ट्रैंड में एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है कि इनमें एक पुराना डीएनए स्ट्रैंड का पार्ट है और एक नया डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है। एक पुरानी है और एक क्या है? नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है। दिस वन इज़ द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस। तो इसके अलावा अब दूसरा है कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव के दौरान क्या होने वाला है कि ये जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है ये इंटैक्ट रहेगा। मीन्स इसमें ये ना ही ओपन होगा, बल्कि इसके ओपन होने के बगैर ही, अब ये ओपन नहीं होगा, लेकिन इसकी एक हूबहू कॉपी बिल्कुल बन जाएगी। तो इसे हम कहेंगे कंजर्वेटिव मॉडल। दिस वन इज़ द कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। एंड सेमी कंजर्वेटिव में क्या था? एक ओपन हो गया, उसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रैंड थे वो सेपरेट हो गए, तो हर स्ट्रैंड का ऑपोजिट स्ट्रैंड बन गया था। दिस वन इज़ द कंजर्वेटिव मॉडल, और वो क्या है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब लास्ट वन रह गया, दिस वन इज़ द डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल। अब डिस्पर्सिव मॉडल में क्या होने वाला है? डिस्पर्सिव मॉडल के अंदर अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, द डीएनए स्ट्रैंड इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, और उस डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होंगे उनके ऑपोजिट स्ट्रैंड बनेंगे। देन वो ऑपोजिट स्ट्रैंड एक दूसरे से डिफ्यूज़ होंगे, और डिफ्यूज़ होने के बाद क्या बना देंगे? एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बना देंगे। तो डिस्पर्सिव मॉडल में क्या है? डिस्पर्सिव मॉडल के अंदर जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। बिल्कुल इस तरह से स्मॉल पीसेस के अंदर टूट जाएगा। जब ये स्मॉल पीसेस के अंदर टूटेगा तो इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट स्ट्रैंड्स होंगे वो आकर बन जाएंगे। देन अगेन क्या होगा? अगेन ये जो पीसेस होंगे ये आपस में ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद एक डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो डीएनए है उसमें रेप्लिकेशन हर जगह से स्टार्ट नहीं होती, कुछ ख़ास पॉइंट्स होंगे जहाँ पर क्या होगी? रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। उन पॉइंट्स को हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए में जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, दिस पॉइंट्स आर नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अब प्रोकैरियोट का जो सेल है, प्रोकैरियोट सेल में देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट के सेल में सिर्फ एक क्रोमोसोम मौजूद है। क्रोमोसोम कितने होंगे प्रोकैरियोट के सेल के अंदर? ओनली वन, सिर्फ एक क्रोमोसोम मौजूद होता है, और इस एक क्रोमोसोम के अंदर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो होगा एक। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितना है? एक। ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज प्रेजेंट। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने प्रेजेंट होंगे प्रोकैरियोट के सेल के डीएनए के अंदर? सिर्फ एक होगा, क्योंकि उसमें एक क्रोमोसोम है और वो भी प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसका जो न्यूक्लियोटाइड होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर, जितने न्यूक्लियोटाइड्स जो आएंगे उनका नंबर होगा 100 to 200। 200 क्या आ जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे इन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द प्रोकैरियोट सेल। लेकिन जो यूकैरियोटिक का सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काफ़ी होते हैं। तो हर क्रोमोसोम के अंदर 1000 ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस आर प्रेजेंट। 1000 ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल।
1000 ऑफ रीजन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होंगे और उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो ऑलमोस्ट 150 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन द यूकैरियोटिक सेल। तो अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में दो मेन पॉइंट्स हैं, दो एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं। उनमें से पहला एंजाइम है डीएनए जाइरेज। डीएनए जाइरेज। अब डीएनए जाइरेज का काम क्या है? लेट्स सपोज मैं एक स्ट्रैंड बनाऊंगा यहाँ पे, ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए का, ठीक है। तो डीएनए जाइरेज क्या करेगा? डीएनए जाइरेज इसका जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर होगा उस लेडर लाइक स्ट्रक्चर को अनवाइंड कर देगा, यहाँ से उसको क्या कर देगा? अनवाइंड करेगा तो वो एक स्ट्रेट चेन के अंदर आ जाएगा, इसको घुमा देगा। देन क्या होगा? जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर था डीएनए का वो यहाँ पर एक स्ट्रेट हो जाएगा। तो नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है इसके अंदर, एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, गवानीन, एडिनिन, थायामीन। तो इनके दरमियान बॉन्ड्स भी मौजूद होंगे। अब एक सेकेंड एंजाइम की ड्यूटी है, एक दूसरा एंजाइम आएगा डीएनए हेलिकेज। इस एंजाइम की ड्यूटी ये है कि ये एंजाइम इन नाइट्रोजिनस बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेसिस, उनको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। जब इनके दरमियान हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है नाइट्रोजिनस बेसिस के दरमियान ब्रेक हो जाएंगी तो ये एक दूसरे से क्या चला जाएगा? डिस्टेंस पे चला जाएगा और हमारे पास एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। हम इसे क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन बबल। दिस वन इज़ नोन एज द रेप्लिकेशन बबल। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के दौरान जाइरेज और हेलिकेज के एंजाइम के एक्शन की वजह से एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन बबल। तो रेप्लिकेशन बबल के अगर दोनों एंड पे देखो तो दोनों एंड पर आपको एक वाई शेप स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगी। दिस वन इज नोन एज द रेप्लिकेशन फॉर्क। दिस वन इज नोन एज द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है वो ऑलवेज स्टार्ट होनी है रेप्लिकेशन फॉर्क से। कहाँ से स्टार्ट होनी है? रेप्लिकेशन फॉर्क से स्टार्ट होगी रेप्लिकेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके दरमियान बॉन्ड्स तो तोड़ दिए थे हेलिकेज ने क्या कर दिया? इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि इनके दरमियान दोबारा भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो इस सूरत में क्या होगा कि एक और प्रोटीन है, एक और एंजाइम है, उसका नेम है सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये जो सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या करेगी? इसका काम सिर्फ यही होगा कि इन नाइट्रोजीनियस बेसिस जो कि प्रेजेंट है रेप्लिकेशन बबल के अंदर, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करे? प्रिवेंट करे, ताकि इनके दरमियान दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो सके। तो यहाँ पर एक सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन आकर जुड़ जाएगी और एक दूसरा जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वहाँ पर आकर क्या हो जाएगी? सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन आ जाएगी, जिसकी वजह से अब इनके दरमियान दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। सेकंड पॉइंट इज इलोंगेशन ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। इलोंगेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उस एंजाइम का नेम है डीएनए पॉलीमरेज 3। वैसे तो डीएनए पॉलीमरेज 1 भी है, 2 भी है, लेकिन जो मेन पॉलीमराइजेशन एंजाइम है वो क्या है? 3 है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये इलोंगेट तो करेगा, लेकिन इसका कुछ प्रॉब्लम है। एक पहला प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रैंड बनाता हूँ डीएनए का, ये एक स्ट्रैंड बन गया मेरे पास, सही है। ये दूसरी साइड पे भी आएगा रेप्लिकेशन बबल, यहाँ पर बनेगा रेप्लिकेशन फॉर्क भी बनेगा, लेकिन मैंने यहाँ से कंप्लीट डेवलप नहीं किया। तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो दिस वन इज़ 3 to 5 डायरेक्शन, तो ये क्या होगा? 5 से 3 की डायरेक्शन में होगा। अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये ऑलवेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है एट द कार्बन नंबर 3। जो कार्बन नंबर 3 होगा 3 से 5 प्राइम, 3 से
5 की जानिब जो है कार्बन नंबर, वहाँ पर क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा, लेकिन ये कभी भी कार्बन 5 पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं करता। अब ये न्यूक्लियोटाइड को 5 के ऊपर ऐड क्यों नहीं कर रहा, इसकी एक रीज़न है। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं, यानी कि रेप्लिकेशन के अंदर, रेप्लिकेशन के दौरान जो आपका सबस्ट्रेट होंगे, ये मैंने एक सबस्ट्रेट ले लिया उनमें से, तो इसमें अगर देखो कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 3 पे एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट है। जो कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 पे 3 फास्फेट के एटम्स प्रेजेंट हैं, लाइक दैट एटीपी की तरह के 3 फास्फेट के क्या प्रेजेंट हैं, एटम प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, जब एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, सेम टू सेम इसी तरह की यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गई, नाइट्रोजीनियस बेस, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 के साथ आ जाएंगे फास्फेट के 3। तो कार्बन नंबर 3 पे क्या मौजूद है, हाइड्रोक्सल मौजूद होगा, फ्री हाइड्रोक्सल मौजूद होगा। तो जो पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज जब न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा उस वक्त उसको चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी कैसे रिलीज होती है, इसको एनर्जी कैसे मिलती है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उस वक्त ये जो 2 फास्फेट हैं, दीज 2 फास्फेट, ये 2 फास्फेट रिलीज होते हैं सबस्ट्रेट से। फास्फेट क्या होंगे, रिलीज होंगे सबस्ट्रेट से, और वो सबस्ट्रेट किसका है, रेप्लिकेशन का, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का जो सबस्ट्रेट होगा, जब वो अटैच होगा कार्बन नंबर 3, ये जो कार्बन नंबर 3 है हाइड्रोक्सिल है, लाइक दैट बिल्कुल सेम इसी की तरह का, यहाँ पर जब इसने अटैच होना है उस वक्त ये 2 जो फास्फेट है ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। जब 2 फास्फेट रिलीज हो जाएंगे तो ये रिएक्शन एक हाईली एक्सर्जोनिक रिएक्शन होगा, जिसमें बहुत सारी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी इस्तेमाल करेगा डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, इस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। एनर्जी को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा 2 न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 है, उस कार्बन नंबर 3 पे जो हाइड्रोक्सिल है उसके साथ क्या हुई है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है एक सबस्ट्रेट की। तो सेम इसी तरह से चेन क्या होगी, बनती जाएगी। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 पे क्यों ऐड कर रहा है, बिकॉज उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी उसको कहाँ से मिल रही है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उस वक्त 2 फास्फेट रिलीज होंगे, तो एक एक्सर्जोनिक रिएक्शन होगा, और जो उस रिएक्शन से जो एनर्जी मिलेगी वो डीएनए पॉलीमरेज 3 इस्तेमाल कर लेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप जो है, वो है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। डीएनए की रेप्लिकेशन मींस इलोंगेशन तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम ये है कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है डीएनए का मॉलिक्यूल। उसके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ओके, एक इसका आ गया 3-2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रैंड है 3 से 5 की जानिब, और दूसरा आ जाएगा 5 से 3 की जानिब। तो पॉइंट क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, जो डीएनए एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर था, उसके दोनों स्ट्रैंड क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अब डीएनए जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 3 पे
कार्बन नंबर 3 पे न्यूक्लियोटाइड को तो ऐड कर देगा, लेकिन इसका एक और प्रॉब्लम ये है कि ये ऑलवेज़ बिल्कुल रैंडमली स्टार्ट नहीं करेगा। पहले एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नेम है प्राइमेज। द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज़ प्राइमेज। अब द एंजाइम प्राइमेज फॉर्म अ सेगमेंट ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, तो उसे हम कहेंगे प्राइमर। उसे क्या कहेंगे? प्राइमर। प्राइमर के अंदर तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अब ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर आएगा, ये प्राइमर इस डीएनए का जो स्ट्रैंड है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या करेगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फाइंड करेगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या करेगा? फाइंड करेगा। तो यहाँ पर इसने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फाइंड किया। डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फाइंड करने के बजाय वो फाइंड करेगा कहाँ पर प्राइमर अटैच है। तो उस प्राइमर को फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद वहाँ से 3 to 5 कार्बन से 5 से 3 की डायरेक्शन में एक इलोंगेटेड स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देगा। एक स्ट्रैंड बनेगा जो कंटिन्यूअस होगा। उस स्ट्रैंड को हम नाम देंगे लीडिंग स्ट्रैंड। क्या नेम देंगे? लीडिंग स्ट्रैंड देंगे। क्या हुआ कि प्राइमर आया, प्राइमर ने आके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को फाइंड किया। क्या किया उसने? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को फाइंड किया। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे आकर प्राइमर अटैच हो गया। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आया। डीएनए पॉलीमरेज 3 ने क्या किया? उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की प्लेस पे जो प्राइमर लगा है, उस प्राइमर जो 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल था, उससे आगे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करता गया और एक कंटिन्यूअस उसने एक स्ट्रैंड बना दिया। उस स्ट्रैंड को नेम क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द स्ट्रैंड दैट इज फॉर्म टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। एक ऐसा स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म बनेगा। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रैंड की। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 5 अटैच है, तो पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करेगा। और यहाँ पर कहीं पे इस स्ट्रैंड के अंदर यहाँ पे कहीं पे कार्बन नंबर 3 भी तो प्रेजेंट होगा। जहाँ जहाँ कार्बन नंबर 3 प्रेजेंट होगा वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर प्राइमर आएगा। प्राइमर आने के बाद वहाँ पर क्या होगा? अटैच हो जाएगा। प्राइमर आया यहाँ पर, प्राइमर कार्बन नंबर 3 वाले प्लेस पे अटैच हुआ। कार्बन नंबर 3 था, यहाँ पर एक सेगमेंट बन गया। डीएनए का क्या बन गया? एक सेगमेंट बन गया। किसने बनाया? पॉलीमरेज 3 एंजाइम ने। अगेन एक और सेगमेंट बनेगा छोटा सा। अब ये प्राइमर मज़ीद 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पे जंप करेगा और एक ऐसे पॉइंट्स पे पहुंचेगा जहां पर मौजूद है कार्बन नंबर 3। क्या मौजूद है? कार्बन नंबर 3 मौजूद है। वहाँ पर पहुँचेगा। वहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर एक और छोटा सा स्ट्रैंड का क्या बन जाएगा? सेगमेंट बन जाएगा। तो पूरा जो डीएनए का एक स्ट्रैंड होगा वो बिल्कुल इसी तरह से क्या हो रहा है? रेप्लिकेट हो रहा है सेगमेंट्स की फॉर्म में। प्राइमर आ रहा है, प्राइमर आकर अटैच हो रहा है, उस प्राइमर से आगे क्या हो रही है? रेप्लिकेशन हो रही है। और रेप्लिकेशन कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज 3 रेप्लिकेशन कर रहा है। तो एक ऐसा स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है और ये बन रहा है अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। इसको क्या नेम देंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। द स्ट्रैंड दैट इज फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड द स्ट्रैंड दैट इज डिसकंटिन्यूअस इज नोन एज द लैगिंग स्ट्रैंड। तो अब हम देखेंगे भी ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस कैसे है, भी ये इस तरह से बने क्यों हैं। सही है। नाइट्रोजीनियस बेसिस ऐड करते हैं। एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, एडिनिन, एडिनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडिनिन, साइटोसिन, एडिनिन, थायामीन, एडिनिन, साइटोसिन,
एडेनिन। तो इसका जो ऑपोजिट स्ट्रैंड था जिसके साथ पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी वो इसका बिल्कुल यहाँ पर ऑपोजिट स्ट्रैंड है। तो एडेनिन थायामीन, थायामीन एडेनिन, साइटोसिन गवानीन, एडेनिन थायामीन, एडेनिन थायामीन, गवानीन, गवानीन थायामीन, गवानीन थायामीन, एडेनिन थायामीन, गवानीन, और ये लास्ट क्या बच गया, थायामीन। दिस वन इज़ 3 to 5 डायरेक्शन और ये है 5 से 3 की डायरेक्शन में। अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो इसका बिल्कुल जो ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड है उसको आकर क्या कर देगा, प्लेस कर देगा। न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देगा, प्लेस कर देगा। एडेनिन के सामने वो प्लेस कर देगा थायामीन, थायामीन के सामने प्लेस करेगा एडेनिन, साइटोसिन के सामने गवानीन, एडेनिन थायामीन, थायामीन गवानीन, गवानीन थायामीन, साइटोसिन गवानीन, एडेनिन थायामीन, एडेनिन थायामीन, साइटोसिन गवानीन, एडेनिन और थायामीन। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि 3 से 5 की जानिब एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है। कंटिन्यूस क्या बन रहा है, स्ट्रैंड बन रहा है जिसका नेम क्या था, लीडिंग स्ट्रैंड। तो इसमें प्राइमर कहाँ पर अटैच था, प्राइमर स्टार्टिंग पॉइंट पर अटैच था जहाँ पर इसने क्या किया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को फाइंड किया। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को फाइंड होने के बाद एक एंजाइम आया था, उस एंजाइम का नेम क्या था, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3। उस डीएनए पॉलीमरेज 3 ने क्या किया, एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बना दिया था। 3 कार्बन पे उसने आके न्यूक्लियोटाइड ऐड करना स्टार्ट किया गया। तो एक कंटिन्यूस जो चेन बन गई है वो बन गई है उसके बिल्कुल ऑपोजिट 5 से 3 की जानिब। 5 से 3 की जानिब क्या बन गई है, चेन बन गई है। 3 से 5, 3 कार्बन पे उसने ऐड करना स्टार्ट किया था और उसके ऑपोजिट जो चेन बनी है वो बनी है 5 से 3 की डायरेक्शन के अंदर। अब दूसरे स्ट्रैंड की तरफ जा रहे हैं, यह है 5 कार्बन से 3 कार्बन की जानिब। इसमें क्या होने वाला है, प्राइमर आएगा। प्राइमर इस स्ट्रैंड में, इधर वाला जो स्ट्रैंड होगा इस स्ट्रैंड के अंदर फाइंड करेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मेन कार्बन नंबर 3 फाइंड करेगा। तो लेट्स सपोज उसको यहाँ पर क्या मिल गया है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कार्बन नंबर 3 मिल गया। तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट नाइट्रोजनस बेसिस, थायामीन एडेनिन थायामीन, साइटोसिन थायामीन एडेनिन, एडेनिन और थायामीन, यानी कि एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पर बन जाएगा। छोटा सा स्मॉल सेगमेंट इज फॉर्म्ड इन द, किस स्ट्रैंड में बन गया, 5 to 3 में एक छोटा सा सेगमेंट बन जाएगा। और ये सेगमेंट किस डायरेक्शन में बन रहा है, ये बन रहा है 5 से 3, ये भी बन रहा है 5 से 3 की जानिब बन रहा है। बिकॉज इसने 3 कार्बन को फाइंड किया था और 5 पे क्या हो गया, एंड हो गया। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट बनना है, 5 से 3 की जानिब बनेगा। अगेन प्राइमर आएगा, प्राइमर आया, प्राइमर यहाँ पर आकर क्या हो गया, अटैच हो गया। उससे बिल्कुल आगे थोड़े से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए तो ये पार्ट बन गया। प्राइमर आएगा, अगेन प्राइमर 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, जंप करेगा। जंप करने के बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फाइंड करेगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जब फाइंड कर लेगा तो अगेन एक स्मॉल सेगमेंट बन जाएगा। किस चीज़ का बन गया है, उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड का। अब ये वाला जो स्ट्रैंड बन रहा है, इस स्ट्रैंड को नेम क्या दिया था, लैगिंग स्ट्रैंड। और इस लैगिंग स्ट्रैंड को हम कहेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। क्या कहते हैं इसको, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। इनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इनको एक साइंटिस्ट था ओकाज़ाकी, उसने डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से हम इनको क्या कह रहे हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कह रहे हैं। अब ऊपर वाला अगर स्ट्रैंड देखो तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में सिर्फ एक प्राइमर मौजूद है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है, जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं, उनके दरमियान काफ़ी सारे क्या मौजूद हैं, काफ़ी सारे प्राइमर मौजूद हैं। अब लास्ट
लास्ट स्टेज की तरफ जा रहे हैं एंड द लास्ट जो इसका वो है टर्मिनेशन की तरफ जा रहे हैं, टर्मिनेशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो टर्मिनेशन में एक एंजाइम इंपॉर्टेंट है, जिस एंजाइम का मेन रोल है टर्मिनेशन में, वो है एक पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, और उस पॉलीमरेज एंजाइम का नेम है पॉलीमरेज 1। पॉलीमरेज 3 क्या था? पॉलीमरेज 3 आर द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम एंड द पॉलीमरेज 1 है, ये टर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है? जो पॉलीमरेज 1 है, पॉलीमरेज 1 आएगा यहाँ से प्राइमर को रिलीज़ कर देगा, प्राइमर को क्या कर देगा? रिलीज़ कर देगा। अब प्राइमर जब रिलीज़ होगा तो इनके दरमियान काफ़ी सारी स्पेस बच गई है। इसके साथ पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? इसको मज़ीद लॉन्ग कर देगा, स्ट्रेच कर देगा और बिल्कुल करीब ले जाएगा। अगले जो फ्रैगमेंट है, ओकाज़ा के फ्रैगमेंट है, उसके बिल्कुल करीब ले जाएगा, उसको लेंथ में क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा। अगेन यहाँ पर क्या आएगा? पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 3 आएगा तो क्या हुआ? प्राइमर रिलीज़, प्राइमर रिलीज़ होगा तो ये स्ट्रेच में क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी और अगले फ्रैगमेंट की तरफ के करीब पहुँच जाएगा। तो सेम प्राइमर अगेन रिलीज़ होगा, रिलीज़ होने के बाद ये उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि यहाँ पर जो प्राइमर के रिलीज़ होने के बाद जो पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड ऐड करके इस फ्रैगमेंट की लेंथ को जो इंक्रीज़ किया है, इंक्रीज़ करने के बाद बिल्कुल नेक्स्ट फ्रैगमेंट के करीब तक उसने इसको क्या कर दिया? ये लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन अभी भी इनके दरमियान डिस्टेंस मौजूद है, अभी भी एक दूसरे के साथ फ्रैगमेंट्स मिले नहीं हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा? लीडिंग स्ट्रैंड में एक सिंपल सा प्रोसेस होगा, प्राइमर रिलीज होगा तो ये क्या हो जाएंगे? थोड़ा स्ट्रेच हो जाएंगे आगे की जानिब। अब एक और एंजाइम है, एक और एंजाइम की ड्यूटी आ जाएगी। उस एंजाइम का नेम है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज क्या करेगा? डीएनए लाइगेज ये जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स से इन फ्रैगमेंट्स को क्या कर देगा? आपस में अटैच कर देगा। डीएनए लाइगेज ने क्या किया? इन स्मॉल फ्रैगमेंट्स को आपस में अटैच कर दिया। अब इस स्ट्रैंड के बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रैंड हमारे पास यहाँ पर बन चुके हैं और इस स्ट्रैंड के बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रैंड हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। तो यानी कि एक जो स्ट्रैंड है, एक जो स्ट्रैंड होगा पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड होगा, इस पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड से हमारे पास 2 नए डॉटर स्ट्रैंड बनेंगे और डॉटर स्ट्रैंड के अंदर जो एक स्ट्रैंड होगा वो पेरेंट से आएगा। पेरेंट का जो स्ट्रैंड होगा टेम्पलेट कंजर्व्ड हो जाएगा और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर तो वो क्या होगा? नया बनेगा और वो बिल्कुल इस तरीके से नया बनेगा। Now is the 5th step of the DNA replication is proofreading। यानी कि सम टाइम बहुत कम होता है, लेकिन अगर कभी जब नाइट्रोजीनियस बेसिस न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जा रहे हैं उस वक़्त अगर कभी न्यूक्लियोटाइड इस जैसे कि यहाँ पर है एडेनिन, एडेनिन की जगह थायामिन की जगह एडेनिन के सामने थायामिन आना चाहिए था, लेकिन थायामिन की जगह अगर कोई और न्यूक्लियोटाइड आ जाए तो उस न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होगी, प्रूफ रीडिंग होगी, वो भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा? प्रूफ रीडिंग करेगा। लेकिन अब डीएनए पॉलीमरेज 2 रह गया। जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है, अगर अगर हमारी बॉडी के किसी सेल के अंदर जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आती हैं तो उस चेंजेस को कौन सही करेगा? उस चेंजेस को कौन अगेन करेक्ट करेगा? वो है डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 का काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस आएंगे जेनेटिक मेकअप में, न्यूक्लियोटाइड्स में, उसको करेक्ट कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 2। अब जो डीएनए की रेप्लिकेशन है, इट इज़ ऑलवेज अ बाई डायरेक्शनल। ये क्या है? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्यों है? बिकॉज ये दोनों डायरेक्शन में हो रही है। इधर वाली साइड इस डायरेक्शन में भी जा रही है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आ रही है। सो डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है ये है यूकैरियोट के अंदर। यूकैरियोट के अंदर जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो क्या है? बाई डायरेक्शनल। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े से प्रोकैरियोट की। ये प्रोकैरियोट का क्या आ गया? सर्कुलर डीएनए आ गया, सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए आ गया। तो इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने थे? Only one origin of replication is present in the
जेनेटिक मेकअप इन द डीएनए ऑफ द प्रोकैरियोट। फर्स्ट एक ही इसमें क्या मौजूद है, रीजन ऑफ रेप्लिकेशन। इस रीजन ऑफ रेप्लिकेशन से इस जानिब भी सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, इसके अपोजिट स्ट्रैंड की, और इस जानिब भी सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल इसके भी अपोजिट स्ट्रैंड इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें भी जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है प्रोकैरियोट के अंदर, वो भी कौन सी है, बाई डायरेक्शनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.